नमस्कार। प्रसार माध्यमों की भाषा, ये वो विषय है जिस पर आज हम बातचीत करना चाहते हैं। भाषा, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं है, कुछ और भी है। भाषा संप्रेषण भी करती है। संप्रेषण अर्थात हमें वो हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाती है, अर्थात दूसरे से जोड़ती है। इस माने में देखें तो भाषा पुल है। सवाल उठता है कि ये पुल कैसा होना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर लें। उद्देश्य ये कि हमारी बात दूसरे तक पहुँचे, हम जो कहना चाहते हैं वो दूसरे को समझ में आ जाए, उसी रूप में समझ में आए जिस रूप में हम समझाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाषा को हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बना देती हैं। और ज़रूरत इस बात की भी कि भाषा के माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। प्रसार माध्यम, जैसा कि नाम है, साफ साफ लगता है कि वो चीज़ों को हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं। खबरों के माध्यम से, बाकी कार्यक्रमों के माध्यम से हम अखबारों से जुड़ते हैं, टीवी से जुड़ते हैं, दूरदर्शन, रेडियो से जुड़ते हैं। इन सब चीज़ों से जुड़ने के बाद यदि हमें ये लगने लगे कि हम जो कहना चाहते हैं वो बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही जहाँ पहुँचनी चाहिए, या जहाँ पहुँच रही है उसको ये लगे कि जो कह रहे हैं उसमें कहीं कुछ कमी रह गई है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है उद्देश्य पूरा नहीं होता है। सवाल उस उद्देश्य को पूरा करने का है, पुल बनने का है, पुल के सार्थक होने का है। और आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं कि ये पुल कैसा हो, ये भाषा कैसी हो, ये प्रसार माध्यमों के माध्यम से जो चीज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो उन तक पहुंचती रहे, सही अर्थों में पहुंचे और पूरे संदर्भों में पहुंचे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो खुद जुड़े हुए हैं इस माध्यमों से, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार अपर महासचिव, महानिदेशक प्रसार भारती हैं, और भले ही दिमाग से डॉक्टरी उन्होंने अर्थशास्त्र में की हो, लेकिन दिल से साहित्य से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप प्रसार माध्यमों से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, प्रसार भारती में महत्वपूर्ण पद पर आप हैं। प्रसार भारती के माध्यम से हम सारे देश को कुछ पहुंचाना चाहते हैं। इन सब को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की भाषा होनी चाहिए, या किस तरह की भाषा होनी चाहिए किसी भी प्रसार माध्यम की, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अखबार हो, कैसी भाषा होनी चाहिए? देखिए, आपको बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। मेरी समझ ये कहती है कि हमारा देश चूँकि बहुभाषी है और हमारे देश का जो इतिहास है वो अन्य देशों से इस मामले में भिन्न है कि पिछले 1000 वर्ष में विदेशी भाषाएं हमारे ऊपर थोपी गईं और उनकी रगड़ से, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, कभी जीतते हुए कभी हारते हुए, हमारी अपनी भाषाएं उभर के आईं। और आज जितनी भाषाओं में संचार माध्यमों का प्रयोग हो रहा है, ये तमाम भाषाएं जो निखर के आई हैं, ये सुंदरता आंदोलन की एक हिसाब से उपज हैं, जिसमें लोगों ने लिखना शुरू किया, इन माध्यमों का प्रयोग करना शुरू किया। भाषा कैसी होनी चाहिए अपने आप में बहुत ही मेरी समझ से जटिल प्रश्न है, लेकिन भाषा वैसी होनी चाहिए जैसी जनता समझ सके। आपने जिसको संप्रेषण कहा, अगर एक भी शब्द आप बोले और मैं ना समझ पाऊँ तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा जी। इसलिए आप वही बोले जो हम समझें और हम वही समझें जो आप बोलें, तो फिर दूरी मिट जाती है। और इसमें मेरी मान्यता ये है, मेरी धारणा ये है कि जैसे आपने कहा कि टेलीविज़न की भाषा, अखबारों की भाषा, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज लोगों ने भाषा के जिस रूप को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है, उसमें उनको थोड़ा पॉज देना चाहिए, रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वाकई हम समझे जा रहे हैं, क्या वाकई हम सुने जा रहे हैं, और भाषा को कौन सा रूप है जो सर्वाधिक स्वीकृत रूप होगा। ये सोचने का समय उनके पास है क्या, माध्यमों के पास? जिस तरह से जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, जैसी भाषा बनती जा रही है, भाषा को दो तरह से देखते हैं हमारे प्रसार माध्यम। एक तो अपनी बात कहने वाली बात होती है, वो तो है ही, लेकिन वो इस रूप में भी देखते हैं कि हमारी भाषा जो है वो लोगों को आकर्षित करे। अब आकर्षित करने वाला जो मामला है वो सिर्फ समझ तक सीमित नहीं है।
मुझे लगता है कि आकर्षित करने के चक्कर में हम उसको कपड़े पहनाने की शुरुआत शुरू कर देते हैं। सुंदर कपड़े पहनाए जाएं, फिर मेकअप कर दिया जाए उसका। तो मेकअप करने में हम क्या कर रहे हैं भाषा का? हमारे यहाँ हिंदी क्योंकि हमारी मुख्य भाषा है, हमारे बाकी चैनलों पर भी, बाकी भाषाओं में भी जो देश में चैनल चल रहे हैं उनमें भी हिंदी के साथ कुछ और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर मैं अंग्रेज़ी की बात करना चाहता हूँ कि अब आज ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर आपके 10 शब्दों के वाक्य में 4 शब्द अंग्रेज़ी के नहीं हैं तो आपको लोग समझते हैं कि आप बेपढ़े हैं। ये स्थिति क्या आपको लगता है माध्यमों में कुछ उपयोगी हो सकती है किसी भी दृष्टि से? देखिए, इसमें मेरी समझ जो है वो ये है, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है, और मेरी समझ ये कहती है कि आपने कहा 10 शब्दों में 4 शब्द अगर आप अंग्रेजी के डालते हैं तो एक तो आपने अच्छी बात कही कि कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि अंग्रेजी के शब्द अगर नहीं आए तो मैं अनपढ़ तो नहीं हूँ। तो ये जो शिक्षा का मानदंड है हमारे देश में, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि इसको बदला जाए। और मैं इस मामले में आशावादी इस तरीके से हूँ कि आपको मालूम होगा कि आज़ादी के बाद से मैं मानता हूँ इस देश का जो सबसे उपेक्षित पहलू रहा है वो शिक्षा रहा है। बड़ी आसानी से बहुत कम पैसों में हम पूरे देश को साक्षर बना सकते थे और उसके बाद शिक्षित बनाते, लेकिन इस काम को हमने किया नहीं। पर अब साक्षरता आज जो स्थिति है आज 100% हो गई है, आज 100% हो गई है, लेकिन अब यह है कि अब आपको उनको शिक्षित ही बनाना है, क्योंकि अब वो साक्षरता से आगे बढ़ के शिक्षित होंगे तभी वो भाषा को समझ पाएंगे और भाषा को लेकर उनका एक दबाव बनेगा। आज जिस मध्य वर्ग की चर्चा आप कर रहे हैं जिनमें से 4 शब्द अंग्रेजी के होने चाहिए, ये मूलतः जो बड़े बड़े महानगर हैं उन पर केंद्रित भाषा का रूप है ये। प्रसार माध्यम जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जिसमें दूरदर्शन शायद कम है जी, बाकी जो निजी चैनल हैं उनमें कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है अंग्रेज़ी, वो क्या इस बात को नहीं जानते कि ये सिर्फ एक शहरी वर्ग तक ही सीमित है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने ऐसा लगता है, उनको भी ऐसा लगता है, जो आपने कहा उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर 4 शब्द हम नहीं डालेंगे अंग्रेजी के तो शायद सामने वाला हमें भाव नहीं देगा। अच्छा, ये उनको लगता है, इसलिए वो एक तरह की कमज़ोरी है उनकी, मानसिक कमज़ोरी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, भाषा की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि भाषा में वही बाहर का शब्द पचता है जो पचता है। शैलेंद्र जी, एक सीधी सी बात यह है कि जब भाषा का विकास होता है, जी जी, जैसे हमारे यहाँ हमारे संविधान में हमने हिंदी को जब देश की राजभाषा घोषित किया तो संविधान में ये भी प्रावधान था कि सरकारों का ये दायित्व बनता है कि वो हिंदी के आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी की अभिवृद्धि के लिए कोशिश करें और बहुत सारे अलग अलग शब्दों को लें उसमें, मूलतः संस्कृत से और कम अर्थों में बाकी भारतीय भाषाओं से। ये हमारी एक नीति थी। इस नीति के हिसाब से हमने आज जो भाषा बना दी, ख़ास तौर पर दूरदर्शन की भाषा या रेडियो की भाषा में जहाँ अंग्रेज़ी कम है जी, लेकिन एक शुद्धता का मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा जोर है जी, उस पर। मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि इसमें भी हमारे जो दूरदर्शन या रेडियो की जो भाषा है, इसमें थोड़ा सा हमें इसको व्यावहारिक और बनाने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी ओर जो प्राइवेट चैनल की भाषा है उनको भी थोड़ा सा 2 कदम शुद्धता की ओर बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि भाषा के दृष्टिकोण से मैं साफ देखता हूँ कि जैसे आप बस को ले लीजिए, रेलवे स्टेशन को ले लीजिए, रेलवे और स्टेशन दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं। स्टेशन को हमारे यहाँ तद्भवीकरण किया गया, स्टेशन भी कहा गया उसको। ये सारी चीज़ें हम पचा चुके हैं, हमें अच्छी लगती हैं चीज़ें ये। लॉर्ड को गांव में और देहात में और अभी भी शहर में लाट साहब कहते हैं, और वो जो लाट शब्द है वो इतना प्रचलित है अपने आप में। क्या अपने आप को लाट साहब समझते हो? हाँ, लाट साहब को समझते हो। बोलचाल में आ गया तो है। ये बोलचाल में आ गया है। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बच्चों को सुनता हूँ, बच्चे ये कहते हैं कि मुझे अपनी बुक रीड करनी है। अब मुझे बताइए इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैं मानता हूँ ये शुद्ध रूप से कृत्रिम है और ये कृत्रिमता बहुत दूर तक नहीं चलेगी। तो इसके लिए क्या कोशिश होनी चाहिए? हम जैसे कि आपने कहा कि अब दूरदर्शन में भी या रेडियो में भी हमको थोड़ा सा लचीलापन लाना पड़ेगा। जी, शुद्धता इन्वर्टेड कॉमास में कहना चाहता हूँ, शुद्धता से किसी को बैर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो शुद्धता अगर बाधक बनती है संप्रेषण में, जी जी जी,
तो शायद थोड़ा सा सोचना चाहिए हम लोगों को कि हम इसको कब तक ले आएंगे। मुझे एक अच्छी लाइन याद आ रही है, भवानी प्रसाद मिश्र बहुत अच्छे बड़े कवि बिल्कुल हिंदी के। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात के लिखी थी, एक कविता में उन्होंने लिखा था कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, हाँ हाँ बिल्कुल, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू देख। हाँ हाँ ये जो बात है जी जी जी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये है। 1,00,000% की बात है, ये 1,00,000% की बात है जो आपने कही। हम जो बोलते हैं वही दूसरे को बिल्कुल। लिखना भी चाहिए। हम जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो भाषा कोई आवश्यक नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत संस्कृत वाली भाषा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो व्याकरण सम्मत पूरी सही हो, क्योंकि टीवी पर या रेडियो पर अखबार की तरह से हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं सिर्फ। एक क्षण में मैंने एक वाक्य बोला है और वो पूरा वाक्य अगर मैंने उसको ज़रा सा एक शब्द भी ऐसा आ गया उसमें जो उससे समझ नहीं आ रहा है सुनने वाले को या दर्शक को, तो इसका मतलब मैं संप्रेषण करने में विफल हो गया। कमी उसकी नहीं है, कमी मेरी है, क्योंकि जिस मीडिया को मैंने चुना है अपने लिए, उस मीडिया में मैं अगर ऐसे शब्द बोल देता हूँ जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरी बात तो ख़त्म हो गई। नहीं, इसमें और भी विमर्श को गहराई में जाकर करें तो मुझे 2 चीज़ें समझ में आती हैं जी। पहली बात तो यह है कि हिंदी भाषा जो आज हम प्रयुक्त होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक तो इसका फलक बहुत विशाल है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी संसार में कि दूसरे नंबर की भाषा हो गई है संख्या के हिसाब से, चीनी भाषा के बाद। और इसका जो प्रयोग होता है इतने स्तरों पर, इतने बड़ी संख्या में लोग कर रहे होते हैं कि इसका एक मानदंड निर्धारित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी जो समस्या इसके साथ आ खड़ी होती है वो क्या है कि हिंदी कब उर्दू बन जाती है, उर्दू कब हिंदी बन जाती है, कब हिंदी संस्कृत निष्ठ बन जाती है और कब हिंदी अंग्रेजी युक्त हो जाती है। ये जो चुनौतियां हैं इस भाषा के सामने, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इससे उबरा कैसे जाए, निकला कैसे जाए। मैं एक छोटा सा आपको इसका हल बताता हूँ। कुछ IIT कानपुर के छात्र हैं जिन्होंने एक आंदोलन चलाया है और वो मुझे लगता है कि वो इस स्थिति से हमें बाहर निकाल सकता है। उस आंदोलन का नाम ही है कि हिंदी सिर्फ बोलने की भाषा नहीं है, लिखने की भाषा है। पूरे संचार माध्यमों में हुआ क्या है कि हिंदी का जो लेखन पक्ष है वो कमज़ोर हुआ है, बोलता हुआ पक्ष बहुत आगे बढ़ गया है। सिनेमा में भी बोला जाता है, टेलीविज़न में भी बोला जाता है। तो लेखनीय जो क्षमता है आम लोगों की, वो जब ही आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इसमें बहुत कमाल कर रहा है, क्योंकि अब मोबाइल में आप किसी भाषा में लिख सकते हैं और मैं हमेशा चाहे जहाँ भी हूँ मैं सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ उस पर। तो जब आम लोग लिखने लग जाएंगे और आपकी प्रतिक्रियाएं पहुँचने लग जाएंगी उन अखबारों को या उन चैनल को, तो उनको सीधा का सीधा संवाद पहुंच जाएगा कि उनको कैसी भाषा चाहिए। ये जो शब्द आपने कहा मेरे, संवाद, जी, संवाद जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो आपके पाठक से भी संवाद चाहिए आपको, आपके दर्शक से भी चाहिए, आपके श्रोता से भी चाहिए। संवाद न होने की स्थितियां जो पैदा होती हैं वो तब होती हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि कठिन भाषा हमारी हो जाए, शुद्धता की बात जब होती है तो कभी कभी उसमें संवाद में दिक्कत होती है, क्योंकि सामने वाला उतना शुद्ध नहीं समझ पाता है। लेकिन हमारी भाषाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि देश में खासतौर पर उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। तो बहुत सारे शब्द उनके मिले जुले हैं, एक जैसे शब्द होते हैं। हमें एक शब्द होता है कुठे, राजस्थानी में कुठे कहा जाता है, संस्कृत में कोता है, पंजाबी में कित्थे है। तो ये सारे शब्द एक जैसे हैं। इन शब्दों को अगर मैं अपने काम में लेता हूँ, अगर मैं ज़रूरी नहीं कि कुठे बोलूँ या कित्थे बोलूँ या कुतः बोलूँ, लेकिन पाठक या दर्शक या श्रोता बड़ी आसानी से समझ लेगा। लेकिन हम यदि उसकी जगह वेयर शब्द ले आएंगे अंग्रेज़ी का, जो हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, जो हमारे सोच से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं, तो कैसे समझेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो आपको इसमें और भी कुछ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये कमाल का देश है और भाषा के मामले में अति समृद्ध देश मैं कहूँगा। जो आपने संस्कृत का नाम लिया और पंजाबी भी एक शब्द आपने जोड़ दिया, इतनी अच्छी सी बात है कि हमारे यहाँ गल्प है संस्कृत में और उसी से गप है जिसको हम गपवाजी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि की गल है जो पंजाबी में कहते हैं वो भी वही है, मराठी वाले गप्पा बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिष्ठित शब्द है गल्प उड़िया साहित्य में, जिसमें कि उपन्यास को, कहानी को गल्प साहित्य बोलते हैं, वो आज भी कहते हैं। तो हमारे देश में इस बात के लिए बहुत ही अच्छा है। मूल चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे डॉक्टर धर्मवीर को कोट करना चाहूँगा, जो बड़े सीनियर IAS ऑफिसर थे जी, केरल काडर के। उन्होंने
एक क्रांतिकारी किताब लिखी जिस किताब का नाम ही है हिंदी की आत्मा। उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हिंदी भाषा बनी क्यों और उसकी आत्मा क्या है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके शब्द छोटे होते हैं, वाक्य छोटे होते हैं, उठ जाओ, सो जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ। क्योंकि अगर ऐसी सहज भाषा नहीं होती तो संस्कृत तो बैठी हुई थी, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जरूरत इसलिए हुई कि चतुर्थ कहने से चौथा कहना आसान है, तृतीय से तीसरा आसान है। ये जो सहजता की बात है ना कि भाषा सहज हो हमारी, उसकी सहजता आवश्यक है। अब चतुर्थ कहना जैसे आपने कहा, उससे चौथा कहना आसान है, तो हम वो शब्द चौथा ही लेंगे, चतुर्थ क्यों बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आग्रह होने लगते हैं इस तरह के कि हमारी भाषा शुद्ध हो, शुद्धता के चक्कर में चतुर्थ ही बोलेंगे, तो वो जो सामने वाला है, सुन रहा है मुझे, वो शायद नहीं समझ नहीं, वो नहीं चलेगा। देखिए कहावत है हिंदी में बहुत बढ़िया, जो चलता है वही चलता है। और ये हमारी हिंदी के साथ सूट करता है, वही शब्द चलेंगे। मैंने कहा अभी उदाहरण से कि मैं बुक रीड कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये गाड़ी बहुत दिन नहीं चलने वाली है क्योंकि ये चल नहीं सकती। वही शब्द चलेगा जो शब्द आ गया, कंप्यूटर आ गया है। आपको मैं कथा सुनाऊं, शैलेंद्र जी, तो बुक भी आ गया है। नहीं, बुक तो आ गया है, लेकिन अगर बार बार उसी का उपयोग करेंगे, इसी वाक्य का कि मैं बुक रीड कर रहा हूँ, जिस तरह से हो रहा है आज, हमारे बच्चे जिस तरह की भाषा बोलने लगे हैं, तो उस भाषा की जितने अगर उसका प्रयोग ज़्यादा होता रहेगा तो अपने आप वो आ जाएगा। नहीं, वो इसलिए मैं मानता हूँ इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी जो आप जिन पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं, इनका अनुपात या इनकी संख्या कम है। जब सारा देश और जो गरीब हैं, गांव हैं, ये सब लोग अपनी अपनी भाषा में उठ के जब आएंगे तो ये भाषा नहीं चलेगी। और ये भाषा एक चीज़ और बताती है, ये जो भाषा का रूप है वो ये अंग्रेजी का जो वर्चस्व है, आधिपत्य है, या उसका ऊपर उठा हुआ जो हाल है उसका द्योतक है। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी का हाल कमज़ोर होगा वैसे वैसे मानसिकता से लोग बाहर निकलेंगे। एक चीज़ और जुड़ी हुई है शैलेंद्र जी इससे, कि मानसिकता वाली बात जो है कि ये हमारे यहाँ एक भावना बनती जा रही है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है या जो अंग्रेज़ी के 4 शब्द बोल लेता है अपने 10 शब्दों के वाक्य में, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं है, ये भी मान लिया गया है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वो ज़्यादा कमाई भी कर रहा है, तो वो उसकी स्थिति समाज में ऊंची है थोड़ी सी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस प्रश्न पर। मैं आपको ठीक इसके पलट या उलट जवाब दे रहा हूँ। अभी 2 साल पहले अभी मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक इससे 2 साल पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था भारत में, भोपाल में हुआ था। उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन भाषण में उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो मेरा क्या होता। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, 2009 के चुनाव प्रचार में आज के जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, उनका चुनाव चल रहा था प्रचार, जिसमें राजदीप सरदेसाई उनके पीछे लगे थे। उनका आता है 1 दिन का, होते हैं साथ रहते हैं। उसमें उन्होंने बार बार प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। तो शायद वो इतनी बार उन्होंने पूछा था, जो मैंने देखा था टीवी पे, कि अंत में ऊब के उन्होंने कहा था, और उनका जवाब था कि शायद मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए मुझे नहीं बनाया जाए। ये बात तो कामराज ने भी कही। हाँ, लेकिन मेरा नहीं, मैं दूसरे और भी प्रश्न पर आता हूँ। आपके यहाँ इसी शहर में फिल्म इंडस्ट्री है जी, आपको अनुमान नहीं होगा अभी कि कितने टेलीविज़न के चैनल चल रहे हैं, कितने अखबार छप रहे हैं, कितने पत्रिकाएं छप रही हैं, और सबकी आप गणना करेंगे तो वे लोग जो सिर्फ हिंदी भाषा से अपनी दाल रोटी चला रहे हैं और नाम कमा के सुपरस्टार बन रहे और प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है, वो लाखों में नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज अपनी भाषा में रोटी कमाना और ऊंचाई तक चलने की जो ताकत है वो अंग्रेजी में अब नहीं है। नहीं, देखिए वो तो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति, नहीं, मैं हीरो हीरोइन की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है गांधी जी ने तिलक महाराज को, जब वो कांग्रेस अधिवेशन में गए कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अंग्रेजी में बोल सकता हूँ या मराठी में बोल सकता हूँ। गांधी जी ने कहा था हिंदी में बोलिए, और हिंदी में नहीं बोल सकते तो मराठी में बोलिए, क्योंकि वो हमारी भाषा है। और हिंदी में बोलने की बात उन्होंने ज़रूर कही थी, इसलिए कि वो आपको जोड़ेगी मानस से। और तिलक महाराज ने उस समय टूटी फूटी हिंदी में बोला था। यही स्थिति रविंद्रनाथ टैगोर की गुजरात में हुई थी। वो आए थे गुजरात में,
तो वहाँ भाषण देने के लिए जब आया कि उनकी भाषा तो बांग्ला है या फिर वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि साहब लोगों तक पहुंचना है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं, और बड़ी टूटी फूटी उन्होंने कुछ शब्द काम में लिए थे। तो हमें इस देश के जनता के साथ जुड़ना है। प्रसार माध्यमों का दायित्व बनता है कि वो जनता की, क्योंकि जनता को सूचित करने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए, जनता को राह दिखाने की दावा करते हैं हमारा प्रसार माध्यम, तो उनको उस जनता की भाषा सीखनी होगी, उस जनता की भाषा के साथ जुड़ना होगा। अपने आप पर कुछ, जैसे अंग्रेज़ी का मैं बता रहा हूँ, बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, कि उसको थोप करके हम अपने वर्चस्व अगर दिखाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता वो वर्चस्व चल सकता है। नहीं, वो चलेगा भी नहीं, वो चलेगा भी नहीं। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ कि हम आप जैसे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो भाषा की समझ भी रखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसका अपना स्वभाव होता है, और उसके हिसाब से जब संवाद, जो शब्द मैंने कहा कि मैं उसको बताऊं कि भाई तुमने आज जो शब्द प्रयोग किया है वो ठीक नहीं है, इस पे थोड़ा ध्यान दो, मुझे पूरा विश्वास है कि कल होकर के उनमें सुधार आएगा और वो बदलेंगे। आप जो कि प्रसार भारती से जुड़े हुए हैं, जी, दूरदर्शन आपके पास में है, टीवी रेडियो आपके पास में, आकाशवाणी आपके पास है, उसमें भाषा को सहज और सरल बनाने के लिए कोई योजना है आपकी? हमारी भाषा में भी अगर आप देखेंगे 15-20 साल पहले जो दूरदर्शन की भाषा थी या आकाशवाणी की भाषा थी, तो आपको थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम भी इसमें बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत से बैठे हुए हैं कि नहीं जैसे आप चल रहा था 20 साल पहले वैसा ही चलेगा। और रेडियो में तो खासकर मैं और ध्यान से देख रहा हूँ, या दूरदर्शन पर भी, कि भाषा में परिवर्तन ये हो रहा है। हम और लोगों तक पहुँचते हुए जो या कैसे पहुँचा जाए इसका सायास प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि हम उधर उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट चैनल वाले हैं उनकी ओर मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो हमारे लोगों की तरफ ज़्यादा रहे। देखिए शैलेंद्र जी, मुझे लगता है कि वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो बिजनेस है उनका। हाँ, देंगे। उनके लिए ये बिजनेस है, उनको बिजनेस, अगर उनको लगता है कि हमारा बिजनेस इस भाषा से फलेगा फूलेगा, तो उस भाषा में काम मिलेंगे। बिल्कुल। मैं समझता हूँ आपने जो ये बात कही कि प्रसार माध्यम इस बारे में जागरूक हैं कि हम किस तरह से अपने आप को लोगों से जोड़े रखें, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़। आज ही हिंदी में जो प्रसार माध्यमों की जो भाषा है, उस भाषा को निश्चित रूप से सरल और सहज होना होगा, उस भाषा को सुगम होना होगा, उस भाषा को लोगों तक पहुंचना होगा। भाषा का, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को दूसरे तक संप्रेषित करना चाहते हैं। संप्रेषण मित्रों एक आवश्यक चीज़ है किसी भी मीडिया के लिए, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अखबार हो। यदि हम अपनी भाषा से उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारी भाषा में, उस कमी को दूर करना ज़रूरी है। और आज जब हम भाषा पर बात कर रहे हैं तो ये सोचना भी ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा को किस तरह जन भाषा बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।